तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेमचंद जी का, तो प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय था। पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने पेशेंट को देख सके, उस बच्चे को देख ले, मतलब उनको खेलने का इतना शुद्ध सवार होता है। उस समय रात्रि के यानी 2 बज रहे थे, भयंकर ठंड पड़ रही थी। मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा कि क्या संसार में। हेलो बच्चा बाटी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद हमारी आ चुकी है हिंदी की कक्षा, और जिसमें हम लोग गद्य खंड का बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मंत्र। आप लोगों ने कभी इसे YouTube पर कभी देखा हो, या ऐसे हम जब कभी कहानियां पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की, और अन्य जब हमारा लाइब्रेरी का टाइम होता है तो हम कहानियां पढ़ लेते हैं, तो शायद आपने ये कहानी पहले पढ़ी हो, और ना पढ़ी हो तो आज चलिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसके थ्रू हम इस चैप्टर को भी देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, और कैसे इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो बेटा जी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गद्य के चैप्टर तैयार करिए तो इसके अंदर आप ध्यान रखते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हमें रेखांकित गद्य दिए जाते हैं, जिसकी हमें क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है। तो 2 नंबर में हमसे पहले संदर्भ पूछता है, 2 नंबर में हमसे व्याख्या पूछता है, और फिर उस पर आधारित कोई अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर अधिकतर 2 ही प्रश्न रखे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक प्रॉपर गद्य का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जो एक गद्य पर आधारित होता है। अब वो पूरे चैप्टर में किसी भी पंक्ति को रेखांकित करके दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग चैप्टर करवा रहे होते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग जो रेखांकित करके दिया होता है हम उस चीज की व्याख्या आप लोगों को करा देते हैं, पर साथ ही साथ हम आपको पूरा चैप्टर भी समझाते हैं, इस वजह से कि अगर आपसे ये रेखांकित ना करके किसी अन्य पंक्ति को रेखांकित करके पूछ ले तो आप लोग उसका उत्तर सही तरीके से दे पाए, और ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, वो हो सकता है कि किसी भी पंक्ति को रेखांकित करके वो आपसे कहे कि इसकी व्याख्या करिए। अच्छा, गद्य के अंदर ये बहुत सरल होता है कि आपने कोई कहानी सुनी है, पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी, उस समय भी पढ़कर आप उसकी व्याख्या आराम से कर सकते हैं। पद्य में बच्चों को उसका अर्थ पता होना चाहिए, लेकिन गद्य में आप इंस्टेंट यानी उसी समय पढ़कर भी उसका उत्तर कर सकते हैं, और अगर आपने उसका चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो और अच्छे तरीके से आप उसका उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को हम करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपना प्रेमचंद जी का प्रेमचंद जी का मंत्र चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेखक परिचय करेंगे सबसे पहले, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय, यानी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय क्या रहा होगा। अब मैंने कई बार आप लोगों को बताया है बेटा जी कि जीवन परिचय आपको कैसे बनाना होता है। आप सबसे पहले एक अपनी जो शीट होती है वहां पर शॉर्ट में जीवन परिचय लिखेंगे, कुछ इस तरह जैसे मैंने दिया है। अब इसमें मैंने कुछ ज्यादा चीजें रखी हैं, आप चाहें तो 4-5 चीजें जो मेन चीजें वो रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जीवन परिचय यहां से लिखना शुरू करिए, और हो सके तो आप एक पेज के अंदर लिख दीजिए। हो सकता है किसी किसी बच्चों की राइटिंग क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, तो वो दूसरे पेज पर चली जाती है, पर उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि पूरा दूसरा पेज भी भर देना है, नहीं, मतलब कोशिश करिए कि वो 1.5 पेज के अंदर ही अंदर है, उससे ज्यादा ना जाए। उससे ज्यादा जाएगा तो फिर आपका समय भी व्यर्थ जाएगा और नंबर भी उतने नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपना स्मार्ट स्टडी करते हुए, स्मार्ट अपने टाइम को मैनेजमेंट मतलब टाइम को मैनेज करते हुए अपने आंसर्स देखेंगे, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह से आप इसका जीवन परिचय लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेमचंद जी का, तो प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय था। ठीक है बेटा, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1880 में हुआ था। कब हुआ था बच्चा, 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के ये क्या थे बेटा, रहने वाले थे। और पिताजी का, इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था, अजायब राय था। माता जी का नाम आनंदी देवी था, और 1936 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें बेटा, इन्हें ना कथा सम्राट भी कहा जाता है। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं, तो इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, कथा सम्राट। इनके ऊपर एक जीवनी भी लिखी गई है, कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। ठीक है, ये इन्हीं के ऊपर लिखी गई एक
जीवनी है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी थी। ठीक है, चलिए अब इनकी रचनाओं की बात करें तो गोदान इनका बहुत फेमस उपन्यास है। गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक है, और भी आप रचनाएं याद करना चाहें तो ईदगाह, कफन। वैसे तो एग्जाम में 2 ही लिख कर आनी होती है, मैं इनकी रचनाएं बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेमचंद बहुत फेमस राइटर है। ठीक है, तो ईदगाह, कफन, बूढ़ी काकी, अगर हम बात करें कर्मभूमि, रंगभूमि, और इनके उपन्यास हैं ये। ठीक है, चलिए संपादन की बात करें तो माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण पत्रिका का इन्होंने क्या करा, संपादन। शुक्ल युग के ये लेखक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान एक श्रेष्ठ कहानी एवं उपन्यास सम्राट के रूप में इनको ख्याति मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जीवन परिचय। अगर हमें डिटेल में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में सन 1880 में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू के नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। पहले ये उर्दू, देखो इनको उर्दू भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, तो ये नवाब राय से अपनी कहानियां लिखा करते थे। बाद में जब हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियां लिखनी शुरू कर दी। इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी का नाम अजायब राय था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अपना अध्ययन यानी पढ़ाई पूरी करी। आरंभ में ही कुछ वर्षों तक स्कूली के अध्यापकी करने के पश्चात ये शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए थे। इंस्पेक्टर हो गए, और असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र यानी रिजाइन भी दे दिया था। ठीक है, और आजीवन साहित्य, और आजीवन मतलब जीवन भर, मतलब बोलते हैं ना अपना लॉन्ग टाइम, अपना पूरा जो जीवन था वो इन्होंने साहित्य सेवा यानी लेखनी पर ही दे दिया था। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई थी। रचनाओं की बात करें तो जो भी हमने रचनाएं कर पढ़ी वही रचनाएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं दी हैं, पर आपको ये सिर्फ याद करने के लिए दिया है बेटा, इतना सारा एग्जाम में बिल्कुल भी लिख कर नहीं आना है। आपको केवल 2 रचनाएं लिख कर आनी है। ठीक है, चाहे गबन लिख दो, चाहे सेवा सदन लिख दो, या फिर कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेम आश्रम, आप कोई भी रचना लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर मैंने आपको उनकी रचनाएं याद करने के लिए दे दी है कि इतनी सारी रचनाएं। और संपादन माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, साहित्य की बात करी जाए, ठीक है, आप कहेंगे कि मैम इतना बड़ा जीवन परिचय, देखो मैंने फिर से क्या कहा आपको कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ 2 रचनाएं लिखनी है, इसे याद करने के लिए दिया, आप पूरा लिखकर नहीं आएंगे। साहित्य परिचय में भी आपको 2-2, 3-3 लाइनें ऐड करनी होगी कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा, साहित्य ये कैसे लिखा करते थे। तो उसके 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष, भाव पक्ष। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के युगांतकारी कथाकार थे। इनकी कहानियां सामाजिक यानी समाज पर आधारित होती थी। आर्थिक परंगिनियों की किताबी दस्तावेज है जिनमें किसानों की दयनीय दशा यानी किसानों की दया, मतलब बोलते हैं ना किसानों की बहुत जो बुरी दशा होती थी वो दिखाई जाती थी। ठीक है, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, वेदना मतलब होता है बेटा दुख। ठीक है, जो समाज के अंदर जो नारी थी वो किस तरह से उनके ऊपर रीति रिवाजों का एक बोझ था वो दिखाया गया है। वर्ण व्यवस्था, इसको सही कर देते, गलत लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था का खोखलापन, हरिजनों की पीड़ा आदि का बड़ा ही मार्मिक, मार्मिक मतलब होता है इमोशनल, बहुत ही भावुकता के साथ इन्होंने उनका चित्रण किया है। सामयिकता, सामयिकता का मतलब होता है समय के अनुसार, के साथ ही इनके साहित्य में स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्व भी विद्यमान हैं। मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे, अंत में इनकी रचनाओं पर उर्दू की छाया स्पष्ट है। शैली अत्यंत में सरल, सुबोध और स्वाभाविक। इनकी आप रचनाएं पढ़िए, आप ईदगाह उठाकर पढ़िए, आप बूढ़ी काकी देखिए, आप मंत्र पढ़िए, आप कोई भी चैप्टर पढ़िए इनका। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इनके शब्द बहुत सरल होते थे। हमारी जो बोलचाल की भाषा है ना बेटा, इसी भाषा में ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे। आप आराम से इनकी कहानियों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और आप जब इनकी कहानियों को देखेंगे, सुनेंगे, मतलब पढ़ेंगे भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कहानी आपके सामने घटित हो रही है, वो जैसे आपके सामने ही बीत रही हो। ठीक है, ऐसा ये लिखा करते थे।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर चड्ढा। अब ये बहुत बड़े डॉक्टर थे, ठीक है, इकलौते डॉक्टर थे। और ये इनको गोल्फ खेलने का बहुत शौक था, तो ये गोल्फ खेलने जा रहे होते कि अचानक इनके पास एक आदमी रोता बिलखता हुआ आता है। उसी समय एक ग्रामीण बीमार पुत्र को लेकर आता है, परंतु डॉक्टर साहब उसको एक नजर भी देखने का कष्ट नहीं उठाते। मतलब कि आप देखो ना कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने पेशेंट को देख सके, उस बच्चे को देख ले। मतलब उनको खेलने का इतना शुद्ध सवार होता है, इतने ज्यादा वो बिजी होते हैं कि उस बच्चे की तरफ देखते भी नहीं कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, वो बेचारा ग्रामीण उनसे लाख विनती करता है, मतलब वो अपनी पगड़ी तक उतार कर रख देता है। वो कहता है कि आप कुछ भी ले लीजिए साहब, बस बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ये मर जाएगा। ठीक है, बहुत विनती करता है, लाख विनती करता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उसकी बात नहीं सुनते। अपनी पगड़ी तक उतार कर रख देता है और यह भी कहता है कि यदि उन्होंने रोगी को नहीं देखा तो वह मर जाएगा। परंतु डॉक्टर चड्ढा पर उसकी याचना, याचना का मतलब क्या होता है बेटा? प्रार्थना। याचना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये ना थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये नीचे आएगा, पड़ता। डॉक्टर साहब मोटर में बैठकर चले जाते हैं। उसी रात उस वृद्ध ग्रामीण का एकमात्र सहारा 7 वर्ष का पुत्र मर जाता है। आप ये बुक में जब ये पंक्तियां पढ़ेंगे ना, तो वो अपना ना डायलॉग्स जो उन्होंने वहां पर रखे हैं, इतने भयंकर डायलॉग्स रखे कि आपको रोना आ जाएगा कि वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है। जैसे होता नहीं कि हाँ अपना सामान उठाया फटाफट जाने में लगे हुए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके सामने एक बंदा रोता हुआ है, बिलख रहा है, विनती कर रहा है कि मेरे बच्चे को देख लीजिए देख लीजिए, पर वो उसको देखते नहीं है और वहां से चले जाते हैं। ठीक है, और वो जो 7 साल का बच्चा जो उनका होता है वो मर जाता है, उस ग्रामीण का। वो वहां पर ना थोड़ी देर तक जब वो मर जाता है तो एकदम थोड़ी देर तक वहां ऐसे शांत होकर बैठ जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि इंसान भी ऐसा कर सकता है, और वो भी डॉक्टर हो के ऐसा। मतलब ये इंसान से हो कैसे जा रहा है कि किसी की हेल्प नहीं करना, किसी। एक सेकंड। इनका हो किया भैया। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम तो डर गए, ये क्या हो गया। एक सेकंड। ठीक है, जो लिखा था वो भी चला गया। याचना मतलब प्रार्थना था, हाँ। तो वो ये सोचते हैं कि यार इंसान भी ऐसा कर सकता है। वो बिल्कुल मतलब वहां पर एकदम बोलते हैं ना, जैसे होता है कि एकदम मूर्ति बनकर ऐसे हो जाते हैं कि इंसान भी किसी की सुन नहीं सकता है, उसके लिए किसी की जान की कोई परवाह नहीं होते, वो उसको भी मतलब अपने शौक के लिए उसको भी ना अनदेखा कर सकता है। ये सारी सोचकर वो बहुत देर तक वहां पर विचार करते रहते हैं और फिर उसके बाद अपने बच्चे को उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। मतलब बहुत बुरी दशा लगती है। ये कहानी आपको यूट्यूब पर देखने को भी मिल जाएगी, आप देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा बेटा जी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर साहब के पुत्र का नाम कैलाश था, जो कॉलेज में पढ़ता था। इस घटना का कई वर्ष बीत चुके थे। अब होता है कि भाई ये सारी चीजें खत्म होती है, फिर कुछ समय जब बीत जाते हैं तो उनका भी एक बेटा होता है डॉक्टर साहब का। बोलते हैं ना, कर्म वापस लाओ, कर्मा कभी आपको छोड़ता नहीं है। जो चीजें कही जाती है वो कहीं ना कहीं हमको हमारी रचनाओं में आसपास के कुछ ऐसे उदाहरण देखकर पता ही चल जाता है, जैसे कर्म कहीं ना कहीं वापस घूमकर आते आते हैं, है ना। और यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा के कर्म भी घूमकर आते हैं उनके पास। अब वो कैसे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वही दूसरी ओर डॉक्टर साहब का जो पुत्र था उसका नाम कैलाश था और काफी समय बीत चुका था। कैलाश की 20वीं सालगिरह थी, यानी उसका 20th बर्थडे था। उसकी प्रेमिका और सहपाठिनी यानी उसके साथ पढ़ने वाले मृणालिनी भी, यानी उसकी जो साथ पढ़ती थी और उसकी प्रेमिका भी थी, ठीक है, उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, मृणालिनी नाम था उसका, इसी अवसर पर उपस्थित थे। कैलाश को सांप पालने का बहुत शौक था, यानी जो कैलाश था उसे सांप
पाल कर रखने का एक शौक था, उसकी एक हॉबी थी। ठीक है, कैलाश को सांप पालने का शौक था। उसने सर्पों के बारे में एक सपेरे से बहुत कुछ सीखा था। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, यानी वो ओकेजन था और उस टाइम पर, मृणालिनी ने कैलाश से सांप दिखाने का आग्रह यानी जिद करी। पहले तो उसने मना कर दिया, किंतु आग्रह बढ़ने पर दिखाने के लिए राजी हो गया। मित्रों ने कटाक्ष करा, यानी उसके ऊपर ताना मारा। कटाक्ष मतलब एक तरह से कह सकते हो ताना मारना, ठीक है, कि तूने इसके दांत तोड़ दिए होंगे, तभी तू इतने निडर होकर इसको दिखा पा रहा है। दांत होते तो तू भी इससे डरता। ठीक है, तो कैलाश ने फिर कहा कि सबके दांत सुरक्षित है, यानी मैंने किसी के दांत तोड़े नहीं है, सारे के सारे सबके जो सांप है सबके दांत हैं इसमें। इस पर लगभग कई दोस्त कहने लगे दिखाओ तो, सच में तब माने। कैलाश इस बात से तिलमिला गया, मतलब उसको थोड़ा सा गुस्सा, हमको कोई होता है ना कि जब कोई छेड़ देता है कि नहीं नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वहां इसके साथ भी यही होता है, तो वो थोड़ा सा तिलमिला आ जाता है, उसको लगता है कि यार ऐसे बोल रहे हैं, तो वो भी क्या करता है, उनके मुंह मतलब गर्दन पकड़ के सांप की दांत दिखाने लग जाता है। अब यहाँ पर सांप को लगता है कि मेरी जान को खतरा है ना, तो वो भी थोड़ा सा पका जाता है और एक काले सांप को पकड़ कर बोला कि ये मेरे पास सबसे विषैला सांप है। ठीक है, मैं इसके दांत दिखाता हूं। इस क्रिया में कैलाश ने उस सांप की गर्दन दबा दी। दबाव के कारण विषधर ने मुंह खोल दिया, जिससे दांत साफ दिखाई देने लगे। परंतु ज्यों ही कैलाश ने उसकी गर्दन छोड़ी तो उसने फट से क्या कर दिया, उसके हाथ पर डंक मार दिया। ठीक है, सांप ने गर्दन की ढीली करती उसने कैलाश को काट लिया, यानी इसको डस लिया था। जड़ी बूटी लगाई गई, झाड़ फूक की गया। अब वहां पर क्या होता है कि भाई फटाफट से वो बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद फटाफट से सब जड़ी बूटी ले आते हैं, झाड़ फूक शुरू हो जाती है, दवाई दर्पण सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, पर उसको होश नहीं आता है। ठीक है, को बुलाया गया, सारे उपाय व्यर्थ हो गए, कैलाश की हालत बिगड़ती गई, आनंद का माहौल दुख में बदल गया था। पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई कि डॉक्टर चड्डा के बेटे को सांप ने काट लिया है। उस समय जोर की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ा ग्रामीण भगत अपनी झोपड़ी में आग ताप रहा था। बेटा जहां कहीं पर भी ये ड पर ऐसा है ना, ये टाइपिंग एरर है, आप यहां समझ लेना, ठीक है। उसे भी ये समाचार मिला। 80 साल के जीवन में अभी तक यदि कहीं भी सांप काटने की बात भगत सुनता तो दौड़ा चला जाता था। यानी जो भगत था, अब उसके बारे में, उसके एक काम के बारे में पता चलता है कि भगत क्या करता था, झाड़ फूक करने वाला था और सांप जो किसी को काट लेता था तो उसको बचाने का काम करता था। तो जब भी 80 साल का हो चुका, इस पूरे इस टाइम पीरियड में जब भी उसके साथ ऐसा कोई सिचुएशन होती थी तो वो फटाफट दौड़ा भागा जाता था। लेकिन जब आज वो ये बात सुनता है कि मतलब ये बात वो सुनता है, उसके मन में बहुत भावना सी ये जागृत होती है कि भई डॉक्टर जो चड्ढा है उनके बेटे को भी साँप ने काट लिया, तो वो भागना तो चाहता है। उसके अंदर का जो इंसानियत है वो कहता है चल फटाफट चल। लेकिन वो जो उनके साथ बीता होता है ना? हमारे साथ भी जब कभी ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है और जब किसी के साथ वो चीज़ें हम देखते हैं कि यार उसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, तो अंदर से एक होता है ना कि यार देख इसने हमारे साथ गलत किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, जो कि ये गलत भावना है, आनी नहीं चाहिए। कभी भी किसी का गलत देखकर कभी भी ये मत सोचो कि यार अच्छा हो रहा है, नहीं। ठीक है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं। जिंदगी में एक चीज याद रखना बेटा, लाइफ में आपके साथ अगर कोई कोई कितना गलत भी कर देता है, उसको आप लेट गो करो, छोड़ो, हटो वहां से। आपका सबसे अच्छा चीज यही होता है, सबसे, क्योंकि हमारे पास इतना एनर्जी नहीं कि हम उसको वेस्ट करें। दूसरों से बदला लेना और ये सब करना, ये सब बेकार की और कायरता की चीजें होती हैं। बुद्धिमान और शक्तिशाली वही होता है जो छोड़ना जानता हो, जो भूलना जानता हो, इस चीज से बाहर निकलना जानता हो। ठीक है, तो जो भगत सिंह है, जो भगत है, भगत सिंह कह रही हूँ, जो भगत है वो भी क्या होता है, उसके साथ भी ये चीज होती है कि उसको बुरा लगता है। उसे लगता है कि यार मतलब उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो वो जाना तो चाहता था पर वो जा नहीं रहा है। अब उसके अंदर बहुत सारे क्या आ रहे होते हैं, विचार आ रहे होते हैं। पता है जब आप 10th क्लास में आओगे ना, तो 10th क्लास में एक चैप्टर है आपका ममता। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी मिलती-जुलती है। आपको थोड़ा-सा बताऊँगी, आप 10th क्लास में आना तो आपको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छी वो भी कहानी है। ममता के साथ भी ऐसा होता है। ममता एक विधवा लड़की होती है और उसके साथ क्या होता है कि एक दिन मैं अब शॉर्ट में कहानी सुना रही हूँ, तो वो
विधवा हो चुकी होती है और वो कहाँ रहती है, वन में यानी जंगल में रह रही होती है और उसके पिताजी को मार दिया जाता है। और पहले महल में रहती थी, मंत्री होते हैं उसके पिताजी, पर उसको मार दिया जाता है तो फिर वो जंगल में आ जाती है और वहां पर झोपड़ी बनाकर रह रही होती है। अब उसके जिसके पिता ने उसको मारा था वही एक दिन उसके दरवाजे पर उससे आश्रय मांगने आते हैं, यानी सहारा मांगने आते हैं। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन हो रही है, देखो, है ना। तो वो भी ये सोचती है कि मतलब इसी ने मेरे पिताजी को मारा था, सब दया के पात्र नहीं होते हो, और बहुत सारी चीजें सोचकर सोचती है कि नहीं नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी जगह नहीं दूंगी, मैं इसको शरण नहीं दूंगी, लेकिन पानी दे देती है उसको। फिर उसके अंदर एक इंसानियत जगती है कि भाई अतिथि देवो भव, एक ब्राह्मणी होती है, वो तो कहती है कि मेरा कर्तव्य अतिथि देवो भव, यानी मेरे दरवाजे पे जो भी आए वो मेरा अतिथि है, तो उसके आदर सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। और उसका जो गुस्से पर उसके किसकी विजय हो जाती है, उसके कर्तव्य की, वो अपना कर्तव्य निभाती है, उसको शरण दे देती है। सेम इसी तरह भगत के साथ भी होता है। भगत सिंह क्यों याद आ रहे हैं मुझे, यहाँ भगत के साथ भी होता है। भगत क्या करते हैं कि वो भी ये सोच रहा होता है मैं जाऊं ना जाऊं, है ना। तो फिर एक टाइम पर उसका अंदर का अच्छा इंसान जो है वो जाग जाता है और वो उठकर चल देता है, क्योंकि जहरीले सांप से जहरीले सांप का जहर वो उतार सकता था, परंतु इस बार उसके मन में प्रतिक्रिया का भाव जागा। प्रतिक्रिया मतलब वही बदले वाली भावना। उसे अपने बेटे का दम तोड़ना चेहरा याद आ गया। उसने सोचा अब डॉक्टर चड्ढा को पता चलेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है, ठीक है। लेकिन कुछ पल की बाद ही भगत के मन में ख्याल आया कि जीवन तो अमूल्य है। देखो कितनी बड़ी बात है। हम लोग ना जब दूसरों की बदला लेने में ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर का इंसानियत भी कुछ नाम की चीज भी होती है। अगर उस नजरिए से आप देखो तो आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी, फिर आपका जो बदला है वो लगेगा यार कितना छोटा सा चीज है, क्यों हम बदला ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वो सोचता है कि कुछ ही पल पे उसको ख्याल आता है कि जीवन तो बहुत अमूल्य है, उसकी कोई कोई कीमत नहीं है, उसे बचाना पुण्य का काम होता है। उसके मन में आक्रोश और कल्याण भावना में द्वंद्व होने लगा, ठीक है। आक्रोश मतलब वही गुस्सा, मतलब कि मुझे बदला लेना है, और कल्याण मतलब उसका भला करना। इनके बीच में क्या होने लगी थी, लड़ाई होने लगी थी। द्वंद्व का मतलब क्या होता है बेटा, लड़ाई, ठीक है। अंत में कल्याण की भावना जगत पर हावी हो गई, ठीक है। और अंत में देखो जो अच्छा इंसान होता है ना, अगर अच्छाई उसके अंदर की जो अच्छाई होती है वो हमेशा जीतती है। वो हमेशा आपको, इसलिए आपसे कहा जाता है ना कि आप अपने आसपास लोगों के, उस लोगों के आसपास रहिए जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो, आपको भी पॉजिटिव फीलिंग देंगे। और जो लोग नेगेटिव बातें करते रहते हैं ना, आपके अंदर भी वो नेगेटिव चीजें डाल देंगे, फिर आप कितना भी अच्छा पॉजिटिव सोचोगे वो आपको एंड एट द टाइम आपके साथ वो क्या होगा कि आपको लगेगा ठीक है यार नहीं हो सकता मुझसे। तो इसलिए सकारात्मक सोचो और पॉजिटिव रहो हमेशा। जो लोग अच्छे होते हैं, जिनके अंदर अच्छी ऊर्जा होती है ना, उनके अंदर का इंसानियत, अच्छा इंसान उससे अच्छा ही काम करवाता है। और यहाँ भगत के साथ भी यही होता है, उसके अंदर कल्याण की भावना जीत जाती है। और क्या होता है, क्योंकि वह बहुत नेक इंसान था, गरीब होते हुए भी इंसानियत का धनी था वो। डॉक्टर के उदासीन व्यवहार के बावजूद भगत चड्ढा को कोठी पर गया। मतलब डॉक्टर के एक उदासीन मतलब होता है एक न्यूट्रल व्यवहार, मतलब उन्होंने एक अच्छा व्यवहार तो करा नहीं था, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। उस व्यवहार के बावजूद भगत जो होता है वो उनके घर पर जाता है। उस समय रात्रि के यानी 2 बज रहे थे, भयंकर ठंड पड़ रही थी। भगत ने कैलाश को देखा और डॉक्टर से बोला कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहारों से पानी भरवाओ। कैलाश के ऊपर पानी डाला जाने लगा। वृद्ध भगत मंत्र पढ़ने लगा। प्रातः काल होते होते कैलाश ने आंखें खोल दी। उसे ठीक करके भगत चुपचाप वहां से चला गया। भगत के चारों ओर तलाश हो रही थी, जबकि वह चुपचाप बुढ़िया को जगाने से पहले ही घर लौटने की जल्दी में आ गया। अब ये जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें और आपको देखने को मिलेंगी कि जब उसको नहलाया जाता है, बार-बार पानी डाला जाता है उसके ऊपर, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो आँख खोल देता है और वहाँ पर जो आस-पास के लोग होते हैं, वो कई तरह की बातें भी कर रहे होते हैं। जब उसको सांप काट लेता है, तो भी वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारा वहाँ का सिचुएशन का भी ज़िक्र करा गया है कि एकदम खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है, स चारों तरफ रोने की आवाज़ आने लगती है और वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं कि अभी जो मृणालिनी है, उसने तो अपने सुख के स्वप्न देखे ही नहीं, मतलब एक सुखी जीवन दाम्पत्य जीवन जो देखना था उसने,
है ना, वो सब जीवन देखा नहीं और उससे पहले ही ये ऐसा सिचुएशन देखने को मिल गया। उसके मम्मी-पापा के लिए बोला जाने लगा कि उनका इकलौता बेटा था, अब उनका क्या होगा? ठीक है, बहुत सब लोग बातें करने लगते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में ये सारी सिचुएशन हो रही होती है, फिर जब उसके ऊपर पानी डाला जाता है, डाल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहोश होता है। तो सबको कोई आशा नहीं होती, लेकिन जब वो आँख खोलता है, धीरे-धीरे उसको होश आने लगता है, तो सब लोग मतलब खुश हो जाते हैं और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो भी बेहोश हो जाती है उसके वियोग में, मतलब उसको भी माँ है। ये सारी चीज़ें उसके साथ भी होती है। फिर सब लोग मतलब उसको ढूँढने लगते हैं, किसको? भगत को, कि भई उसका धन्यवाद किया जाए, लेकिन भगत वहाँ से चुपचाप फटाफट से भाग जाता है, क्योंकि उसको अपनी पत्नी के जगने से पहले पहुँचना था। क्योंकि वो अच्छा इंसान है, हो सकता है अगर उसकी पत्नी जाग जाए तो उसको फिर कहे कि तुमने उन लोगों की मदद करके आई जिन्होंने हमारे बेटे को मार दिया। है ना? तो वो ये चीज़ें नहीं जताना चाहता था, ना बताना चाहता था, इसलिए वो जल्दी पहुँच जाना चाहता है। मेहमानों के जाने से डॉक्टर को अफ़सोस 1 मिनट। जल्दी में था, मेहमानों के जाने पर डॉक्टर ने अफ़सोस जताया कि भगत बिना कुछ लिए चला गया। नारायणी ने कहा वह उसे बड़ी रकम देना चाहती थी। चड्ढा ने भगत को पहचानते हुए बताया कि एक बार वह उसे मरीज के साथ लाया था, लेकिन उसने इलाज से इनकार कर दिया था। अब उसे शर्म है। देखो बेटा, यही चीज़ जो होती है ना, हम लोग मतलब अभी आप बहुत छोटे हो, आप स्टूडेंट हो, आप लोगों को ये चीज़ों को बहुत पता नहीं होता। तो आप लोग सोचते हो ना कि किसी से लड़ाई हो गई, भाई चल अब इसको हम मार के आएँगे, हम बदला लेंगे। आपसे मैं जो बातें कह रही हूँ ये थोड़ी-सी ना बड़े लोगों की बातें हैं, पर आप समझोगे तो आपके अंदर वही मैच्योरिटी आती है। जब भी आपसे आपके रिश्तेदार, बड़े आस-पास जब आपको नीचा दिखाएँ, आपसे कहें कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप किसी का जवाब मत दो, किसी से लड़ो मत। उसको ये एक्सप्लेनेशन मत दो कि हाँ, मैं तो कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुँह से कुछ आप कहोगे, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उस टाइम पर क्या आप वो हो जो आप बता रहे हो? नहीं, आप होगे। तो होगे ये किसने देखा है ना? तो ऐसे में वहाँ चुप रहना सबसे अच्छा होता है। और सबसे अच्छा जो आपके अंदर वो जो रिवेंज या आपके अंदर वो जो गुस्सा होता है, उसको आप सिर्फ़ अपने उस काम में लगा दो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे जिस चीज़ में भी हो। आप जिस टैलेंट में आप उस गुस्से को लगाना चाहते हो, उस गुस्से को उसमें लगाओ। और फिर जब उसका मतलब उसमें आपको जब सफलता मिल जाएगी ना, तो आपके आस-पास वाले जो गलत-गलत बोल रहे थे ना, उनको खुद शर्म आने लग जाएगी। यहाँ पर अब देखो, चाहता वो रिवेंज लेता, लड़ाई मतलब उससे उसके बच्चे को ना जाकर देखता, तो क्या वो जीत जाता? उस समय के लिए शायद वो जीत जाता, उसका बच्चा वो मर जाता, उसको भी लगता हाँ, अब इसके साथ सही हुआ। लेकिन कभी उसके अंदर ये चीज़ आती कि डॉक्टर चड्ढा को ये एहसास होता कि उसने बहुत बड़ी गलती करी। ये एहसास उसे कभी नहीं होता। यहाँ पर जब भगत ने ऐसा किया, तो अब डॉक्टर चड्ढा को एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत काम किया है। इसलिए जीवन में आप कभी किसी को सुधारना चाहते हो तो अपने कर्म से सुधारो कि सामने वाले को खुद एहसास हो जाए कि मुझसे गलती हुई थी। लड़कर नहीं, जवाब देकर नहीं, काम से। ठीक है? तो चड्ढा ने भगत की सज्जनता को आदर्श मानते हुए कहा कि उसका जीवन यश फैलाने के लिए हुआ है। और फिर वो कहते, देखो उसकी बड़ाई करते कि यार उसका तो जो जीवन हुआ है ना, उसका जो जन्म हुआ है, वो लोगों की भलाई के लिए हुआ, वो तो बहुत भला इंसान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। ठीक है बेटा जी? तो ये था आपका पूरा चैप्टर। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने इंसानियत और कर्तव्य की शिक्षा देते हुए ये समझाया है कि बदले की भावना को कभी भी सच्चे आदर्शों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सच्चे आदर्श मतलब हमारे अंदर जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारे अंदर एथिक्स होते हैं कि नहीं, हम एक अच्छा इंसान है, हमें लोगों के साथ अच्छाई करनी है। हालांकि लोग ऐसा करते नहीं है। अब जैसे देखो, कहीं पर कब कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग सबसे पहले फोन निकालते हैं, बशर्ते वहां पर जाकर लोगों की हेल्प करने की। ठीक है? और जो कुछ हेल्प करने जाते हैं तो वो ये डर रहे होते हैं कि कहीं पुलिस उनको ना पकड़ के ले जाए। तो ऐसे में अगर सभी लोग इंसानियत दिखाकर मदद करने पर आ जाए तो शायद बहुत लोगों की जान उस दुर्घटना में बच भी सकती है ना? तो आजकल लोगों के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है, वो बचाने की बहुत जरूरत है। और कैलाश के चरित्र के माध्यम से ये समझाया है कि शेखी बघाड़ने से कितना बड़ा नुकसान होता है। ठीक है? इसलिए किसी के सामने अपनी शेखी मत बघारो कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, है ना? आपने कहा कि मैं नदी में छलांग लगाकर कूद कर तैर कर दिखा सकता हूँ। किसी ने कहा नहीं कूद सकता तो नहीं आता तो मत कूदो भैया। ठीक है? इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये चीज यहाँ पर शेखी बघाड़ने के चक्कर में एकदम क्या हो गए थे, जीवन जाने को हो गया था। तो बहुत ज्यादा अपने आप को ज्यादा लोग कहेंगे कहने दो, जो तुम हो वो बताने की जरूरत है क्या? वो अपने आप दिखता है।
जनमानस में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को भगवत के व्यवहार से ये बोध होता है कि समाज में हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या पता चलती है कि समाज में हर किसी की जरूरत होती है। आज तुम्हें किसी चीज की, आज उसे किसी, और कभी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। जहां पर काम सुई की जरूरत होगी वहां तलवार काम नहीं कर सकता, है ना। तो सुई की भी अपनी अहमियत है और तलवार की भी अपनी अहमियत है। उसके अपने स्थान पर जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार नहीं काम आ सकता ना। तो सुई की अहमियत हुई वहां पर, तलवार तो बेकाम का है। इसी तरीके से हर समाज में हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है और हर किसी को एक दूसरे की जरूरत एक ना एक दिन पड़ती है। ठीक है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। प्रेमचंद जी की सभी कहानियां सामाजिक पहलू से साकार करते हुए जनमानस को सकारात्मक संदेश देती है। ठीक है बेटा जी, तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब इस पर वो क्या करेगा, आपको अंडरलाइन कर करके क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, पहले मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अब मतलब पूरा चैप्टर मैंने एज ए समरी में आपको बता दिया कि हाँ ये सारांश था, इसमें एक चार चैप्टर में ये कहानी थी। अब इसकी आपने कहानी सुन ली, अब इसकी व्याख्या आप आराम से कर सकते हो, संदर्भ लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार फटाफट से हम इसको पढ़ लेते हैं। मोटर चली गई बूढ़ा कई, हम लोग ना सिर्फ रेखांकित वालों को पढ़ेंगे। चल, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है बेटा, खुशी के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, निर्मम का मतलब क्या होता है, जिसमें ममता ना हो, जिसमें ममता न हो, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। ये वाला कब हुआ था सिचुएशन, जब उसका वहां पर डॉक्टर चड्ढा चले जाते हैं और वो एकदम स्टैचू बनकर ये सारी बातें सोच रहा होता है। मैंने आपको बताया था ना, वो यही वाला सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप इस पर क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है, यानी लिया गया है। फिर व्याख्या करके लिखेंगे कि बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन का कोई चिंता नहीं करते, ऐसे व्यवहार का कोई लेश मात्र भी आशा नहीं करता। उसे अपनी सरलता के कारण उसके कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे ये नहीं जान रहा था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है, आप यहां तक देखो, ये ना पूरे व्याख्या दी हुई है, यानी जो मैंने पूरी पंक्ति पढ़ाई उसकी पूरी व्याख्या है। लेकिन आप इसका व्याख्या कहां से कहां तक लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, आप यहां से पहले स्टार्ट करिएगा। ठीक है, यहां तक लिखिएगा। हाँ, चले गए यहां तक। ठीक है, इसके बाद आप यहां से लिखिएगा। हम्म, यहां से यहां तक, बस। उसे अपनी सरलता के कारण उसे इस कठोर व्यवहार पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। वे यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन, यानी जिसके पास कोई दिल ना हो और कठोर होता है, इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक नहीं हुआ था। बस। अब इस पे तीसरा प्रश्न पूछेगा वो आपसे कि पुराने जमाने में के जीवों का व्यवहार कैसा होता है। तो पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण, यानी सरल होते हैं, सिंपल होते हैं। अच्छा, अब ये जो तीन क्वेश्चन दिए होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं बेटा, वो आपका ये जो पूरा पूरा गद्य दिए होते हैं ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन तीसरा बनाकर पूछ सकते हैं। तो पूरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर व्याख्या हमें उतने की करनी होती है जितने का हमें अंडरलाइन करके दिया है। ठीक है, चलिए। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। ठीक है, चलिए आगे। अगला आता है आपका कि मृणालिनी का कामना तरु
तथा पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। आप देखो ये पंक्तियां कितनी कठिन, शब्द कितने कठिन कठिन आए, पर ये अर्थ मैंने आपको समझाया था, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लोग वहां पर जब उसको सांप काट लेता है और वो बेहोश हो जाता है, तो वहां के लोग उसके बारे में बातें करते हैं, मृणालिनी के बारे में। क्या कहते हैं कि मृणालिनी का कामना तरु, तरु मतलब होता है बेटा वृक्ष, ठीक है, तरु का मतलब क्या होता है, वृक्ष, पेड़, या पल्लव, पल्लव मतलब पत्ते, और पुष्प से रंजित हो उठा, यानी कि जो उसका कामनाएं थी, इच्छाएं थी कि शादी होगी, है ना, मैं बहू बनूंगी, पत्नी बनूंगी, वो सारी इच्छाएं उसकी धरी की धरी रह गई, ठीक है। मन में वे स्वर्ण स्वप्न, स्वर्ण मतलब सुनहरे स्वप्न, स्वर्ण मतलब बेटा सुनहरे, मन में, अब देखो शादी होने वाले तो अच्छे अच्छे सपने होते हैं, तो सुनहरे स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए, क्या सब पूरे हो गए थे, नहीं, खत्म हो गए वो तो। जीवन की नृत्य मम तारिका मंडिता सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई, जो ना होना था पर वह हो गया। कहने का अर्थ, वो कहते हैं कि इस जीवन में एक जीवन सागर, जैसे एक जीवन सागर है, उसको सागर के जैसा बताया कि इस जीवन सागर में ऐसा लगता है जैसे कि मृणालिनी की नौका डूब गई हो, ठीक है, उसकी जो सपनों का, उसके सुनहरे सपने जो देखे थे, खुशियों का, वो सब ध्वस्त के ध्वस्त हो गए, जो नहीं होना था वो भी उसके साथ हो गया, ठीक है। अब इसी की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। हम्म, इसका आंसर आप यहां से लिखिएगा। देखो, अरे मूर्ख, आज इस घर में कुछ हुआ, जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। कैलाश अभी जवान था, उसके लिए अभी जिंदगी के सारे सुख बाकी थे, उसके माँ बाप तो उसकी शादी तक नहीं देख पाए, और मृणालिनी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो ये लाइन लिखकर फिर यहाँ से लिखिएगा। मृणालिनी उसकी सारी इच्छाएं, सपने जो कैलाश के जिंदा रहते जगी थे, अब उसके अचानक मर जाने से बिखर गए। जब कैलाश ही उसके जीवन में खुशी का एकमात्र सहारा था, अब वो भी वह नहीं रहा, तो अब किस खुशी की उम्मीद करे। उसके मन में जो तमाम सपने और इच्छाएं थे, क्या वे सब अधूरे नहीं रह गए। कैलाश की मौत के साथ जैसे समुद्र में मस्ती करती नाव एक बड़ी लहर के साथ डूब जाती है, वैसे ही कैलाश रूपी नाव में सवार सब लोग जिंदगी के इस समुद्र में पूरी तरह डूब गए हैं, ठीक है। यहां तक आपको इसका व्याख्या कर देनी होगी, यहां से लिखिएगा और यहां तक इसकी व्याख्या पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। माँ बाप ने क्या नहीं देखा, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सहरा नहीं देखा। नौका जलमग्न होने का अर्थ क्या होता है, नौका डूब जाना, ठीक है। नौका जलमग्न होने का अर्थ यहाँ पर है कि सहारा खत्म हो गया, नष्ट हो गया, जिससे मृणालिनी का विवाह होना था वही नहीं रहेगा, तो उसकी नौका क्या हो गई, जलमग्न हो गई। मृणालिनी की कामना तरु का क्या थी, मृणालिनी कामना तरु वैवाहिक जीवन के स्वर्ण यानी सुनहरे सपनों की थी, जो जीवन के आनंद का स्रोत थी, अब वह क्या हो गए, बेकार हो गए, खत्म हो गए। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति की छाई हुई मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे मग्न, जहां हास्य की ध्वनि, मैंने होता है ना कि जहां पर पहले हंसी हो रही थी अब वह मातम में बदल गया था, वहां अब करुण क्रदन, क्रदन मतलब होता है क्रुदन, रोना, दुख में बदल गया था, ठीक है। कैलाश के जन्मदिन के समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया थी, वही कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी। सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा जी, कि आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या दी हुई है, तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला था, आते ही बताया है कि जब भी आपको ऐसे अंडरलाइन करके दिया जाएगा, ऐसे अंडरलाइन करके दिया जाएगा, तो ऐसे में हमें पूरा व्याख्या, देखो हो सकता है वो इस लाइन को अंडरलाइन करके दे रहा है, हो सकता है वो पहली वाली अंडरलाइन करके दे, तो मैं सबकी व्याख्या लिखवा दे रही हूँ पूरे पैराग्राफ की, लेकिन अंडरलाइन वो करके किसी से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सबका दिया है। यहाँ पर जो मैं आपको ऐसे मार्क करके बता रही हूँ, वो उनके बता रही हूँ जिनका अंडरलाइन यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर अक्सर वैसे होता तो यही है कि 85% 90% यही होता है कि हमारी बुक वाले ही अंडरलाइन पूछ लिए जाते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे किसी और लाइन का भी व्याख्या पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो किसी की भी व्याख्या पूछी जाए हम कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको आंसर में सब पूरे पूरे पैराग्राफ की भी व्याख्या लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, प्रकृति में क्या छाई हुई थी, तो सुनहरी चांदनी और संगीत की भांति छाई हुई थी।
अगला आता है आखिर जब उषा ने आखिरी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। ठीक है, फिर वही जब उसको होश आ जाता है, उसकी माँ भी खुश हो जाती है, माँ के साथ भी वही होता है। बूढ़े भगत ने कैलाश को जड़ी बूटी सुंघाई और फिर उसे सिर पर कई घड़े पानी उड़ेला। इस बीच भगत ने कई बार उस पर मंत्र भी पढ़ा। काफी देर बाद जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोल कर कैलाश को देखा, तभी अचानक कैलाश की भी लाल आंखें खुल गई। उसने अंगड़ाई ली और पानी मांगा। यह सुनते ही डॉक्टर चड्ढा खुशी से नारायणी को गले लगाने के लिए दौड़े अपनी पत्नी को, और नारायणी कृतज्ञता यानी कि एहसानमंद होकर से भरकर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणाली की आंखों में आंसू थे और वह कैलाश से पूछने लगी, अब तुम कैसी तबीयत महसूस कर रहे हो? आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा? पानी मांगा था। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। फिर यहाँ पर पूछते हैं कि मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करूंगा। यानी जब वो वहां से चला जाता है, डॉक्टर भगत चला जाता है, डॉक्टर चड्ढा को जब पश्चाताप होता है तो वो कहते हैं मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, और अपनी गलती का क्या मांगूंगा? माफी मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। वो ये भी जानते हैं कि वो कितना ईमानदार है, वो कुछ लेगा भी नहीं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत यानी जीवन भर, पर्यंत मतलब भर, मेरे सामने रहेगा। मतलब अब मैं जीवन भर क्या हो जाएगा, मेरे जीवन में सुधार आ गया कि उसने जो मेरे साथ किया है, अब मैं ये जीवन भर याद रखूंगा और इसी पर ही आगे मैं भी चलूंगा। ठीक है, तो बूढ़े ने मंत्र तंत्र से उपचार से कैलाश ठीक हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को पहचानने का प्रयास करते हुए अंततः उस घटना का स्मरण हो आता है। वह गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे और वह बूढ़ा अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु प्राप्त यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला अवस्था में उनके पास लेकर आया था, लेकिन वह उसको देखा तक नहीं और गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर बेहद दुख हो रहा था। वह आज उस अपने अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वे अपनी पत्नी, अब देखो यहां से आप लिखेंगे, ठीक है, व्याख्या में वह आज अपने इस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे अपनी पत्नी नारायणी से कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूं कि वह बूढ़ा कुछ नहीं लेगा, तथापि मैं उसे अवश्य खोजूंगा और वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वे बूढ़ा भी लोगों के लिए उन्हीं व्यक्तियों में से एक था। लगता है कि भगवान ने उसकी यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता यानी अच्छा इंसान बना दिया, ऐसा आदर्श सिखा दिया कि मैं जीवन भर इस क्षण को याद रखूंगा। यहां से यहां तक आप पूरा इसकी व्याख्या देख देंगे। ठीक है बेटा, चलिए। ग्लानि किसको हो रही थी? ग्लानि मतलब पछतावा। ठीक है, ग्लानि का मतलब क्या होता है बेटा? पछतावा। डॉक्टर चड्ढा को। डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं? डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए गए सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो इन पंक्तियों में भगत की चारित्रिक विशेषता उसकी सज्जनता है और उसके जन्म यश की वर्षा होने के लिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर जो रेखांकित गद्य पद्य से आने थे वो आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी, अब ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं पढ़ा देती हूँ, हालांकि इनके आने के चांसेस कम रहते हैं, फिर भी हम एक बार इनको देख लेते हैं। अदरवाइज हमारे जो रेखांकित गद्य हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। क्या मंत्र एक मर्मस्पर्शी कहानी है, यानी कि आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है? आप क्या ऐसा लगता है और क्यों, ये बताना है। तो मंत्र एक मर्मस्पर्शी कहानी है। भगत अपने पुत्र के जीवन दान की याचना डॉक्टर चड्ढा के समक्ष करता है, लेकिन चड्ढा के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। अपनी बीमारी के कारण भगत का लड़का इस दुनिया से सुधार जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक है, और डॉक्टर चड्ढा की लड़की को सर्प ने जब डस लिया था तो डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े भगत के इलाज के लिए बुलवाया था। पहले तो भगत ने ना कर दिया, लेकिन रात में चड्ढा ने लड़के के उपचार के लिए जाता है और उसके उपचार से चड्ढा के लड़के की जान बच जाती है। ठीक है, चलिए।
भगवान बड़ा कारसाज है, इस वाक्य की भाव स्पष्ट करिए। यानी भगवान जो है वो बहुत अच्छा है। कारसाज मतलब कार सब कुछ करना करता धरता वही है। अच्छा और बुरा सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर सब कुछ करने में सामर्थ है, यानी उसके वो ही सब कुछ कर सकता है। वह जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा। ठीक है, यहाँ पर ये बात वहां पे लोग खड़े होकर कहते हैं कि मनुष्य जो ईश्वर है वो कारसाज है, वो ही चाहे तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई चमत्कार कर सकते हैं। ठीक है। अंततः भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने के लिए क्यों चला जाता है? क्योंकि उसका जो उसके अंदर आदर्श जो होता है, उसके आदर्श, उसके अंदर का जो अच्छा इंसान होता है, वो उसके ऊपर कल्याण की जो भावना होती है वो क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। उसे लगता है कि जीवन जो है वो अमूल्य है, उसे बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए वो अपनी प्रति जो वेदना होती है, दुख होता है, और जो उसके अंदर वो होता है ना कि भाई मुझे प्रतिक्रिया लेनी है, एक बदला लेना है, वो सब कहीं पीछे छूट जाता है। ठीक है। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की हालत जानकर भगत से नहीं रहा गया। उसके मन में बदले की भावना नहीं थी। जीवन में इस तरह का उससे कभी भी कोई कार्य नहीं किया था। भगत के मन में भी दया थी, इसलिए डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने चला गया। डॉक्टर चड्ढा के सामने भगत ने अपनी पगड़ी उतार कर क्यों रख दी थी? क्योंकि वह उसके बच्चे को बचा ले। ठीक है। कैलाश को सर्प ने क्यों काट लिया था? क्योंकि कैलाश ने सर्प के गर्दन को कस कर दबा दिया था अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, क्योंकि उसके दांत सुरक्षित हैं। ठीक है, और जैसे ही उसने उसके गर्दन को ढीला छोड़ा, वैसे ही उस सर्प ने उसे काट लिया था। ठीक है, आगे मंत्र कहानी का संदेश आपने शब्दों में लिखे। तो लास्ट में जो मैंने आपको पूरा पैराग्राफ बताया था, आप उसको पूरा एज इट इज लिख सकते हैं कि इस संदेश से हमें अमीर गरीब के साथ सामान्य व्यवहार, दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। नारायणी ने भगत के लिए क्या सोचा था कि उसे बहुत अच्छी रकम देगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा देखो, गद्य के अंदर एक चीज अच्छी होती है, एक तो स्पेशली कहानी के अंदर ये सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर आपने उसे अच्छे से सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से उसकी व्याख्या, चाहे वो किसी भी पंक्ति को वो रेखांकित करके दे दे, आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होता है। ठीक है, अब उसके ऊपर चाहे वो कोई तीसरा प्रश्न बना कर दे, उसकी व्याख्या पूछे, उसका संदर्भ तो हमें एक ही होता है। संदर्भ तो हमें इतना ही पता है कि यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य के अवतरण से ली गई है, जिसके गद्य अवतरण से प्रेमचंद्र मंत्र नामक पाठ से ली गई है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, गद्य अवतरण से मंत्र नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता प्रेमचंद जी हैं। बस इतना। ठीक है, तो आपको संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये याद रखना है कि ये चैप्टर किसका है। व्याख्या तभी आप कर सकते हो जब आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो कहानी को, चैप्टर को अच्छे से सुनो। अगर आपने उसको अच्छे से सुन लिया तो आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए यही तक रखते हैं कक्षा को। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।